हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। हमें सबसे पहले अपने छोटे छोटे चैप्टर करने चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ग्रुप 2 कंपैरेटिवली ग्रुप 2 में बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और लिक्विडेशन कंपनी, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो फॉर्मेट बेस्ड है। मतलब जिनमें एक फॉर्मेट है, ढल रहा है, उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। बैंकिंग में भी फॉर्मेट्स है, हाँ उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी आती हैं। लिक्विडेशन में भी फॉर्मेट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, एलएफएसए है, बी लिस्ट है, फॉर्मेट्स हैं। और इंश्योरेंस कंपनी में तो प्योर फॉर्मेट्स है। ये 3 चैप्टर सबसे पहले पढ़ने चाहिए आपको। सबसे पहले ये 3 चैप्टर पढ़ने चाहिए। नंबर 2, सेकंड नंबर पे हमको क्या करना चाहिए? हमारे पास कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ता है। रेदर कुछ में से 2 ही टॉपिक हैं जिनमें आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो सीए फाइनल से आए हैं टॉपिक। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? वो है होल्डिंग कंपनी और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फिर भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि आप लोग 12th क्लास में पढ़ते रहते हैं या फाउंडेशन में सीपीटी में पढ़ते रहते हैं। फिर भी ये फाउंडेशन से टेक्निकल है। होल्डिंग कंपनी एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको अच्छे से, हमने उसके अंदर बड़े सारे एग्जाम्पल्स किए हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उसमें सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं है, तो हमने बड़े सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए हैं। आप उन क्वेश्चंस को दोबारा जरूर करें। 16 नंबर का सवाल होल्डिंग कंपनी का आना है, हमारे रैंक के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब 16 मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसलिए आप अच्छे से दूसरे नंबर पे जो चैप्टर पढ़ें वो होल्डिंग कंपनी का चैप्टर पढ़ें। नंबर 3 पर आपको क्या पढ़ना चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपके लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 और 20, सबसे पहले ये 2 पढ़ो। कुछ बिल्कुल कोरे थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे इंड एस 24, जिसमें आप अपने पास खाली डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की बात करते हैं, या रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर जिसमें आप संबंधियों को देखते हैं। ये प्योर थ्योरी है, इनमें कोई प्रैक्टिकल नहीं आना है। ये लर्न करना है, इन्हें बाद में लर्न करना, पहले मत लर्न कर लो, इन्हें आखिरी में लर्न कर लेना अपने पास। 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बड़े सिंपल है, पता नहीं ग्रुप 2 में क्यों डल गए। वो है AS 7 और AS 9। ये पहले ग्रुप 1 में हुआ करते थे, अब डल गए ग्रुप 1 में। आप इन स्टैंडर्ड्स को भी पढ़िएगा, ये सिंपल है और ये फटाफट हो जाने चाहिए। तो यानी दीज आर स्टैंडर्ड्स जो आपने करने हैं। बाकी सब टॉपिक्स को अपने पास आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कहीं भी खत्म कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आप लोगों को एग्जाम में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सवाल आए। असल में अमेलगमेशन के टॉपिक में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए देयर इज पॉसिबिलिटी आप लोगों को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के सवाल आएंगे। फिर भी आपको अमेलगमेशन भी करके जाना है और इंटरनल भी करके जाना है, तो आप उनमें से सिलेक्टिव नहीं हो सकते। बट मैंने कहा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को गिव मोर इंपॉर्टेंस टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जितने क्वेश्चंस आप हाथ से करेंगे उतना आप अपनी गलतियां निकाल के अलग करते जाओ। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अपनी गलतियों को निकालो। बड़े सारे रैंक होल्डर्स हमारी क्लासेस में आकर आपसे बात करते हैं, तो आप उनसे जब पूछते हो तो मुझे कई बार लगता है कि उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या तुमने रिवीजन करते वक्त अपनी गलतियों को निकाला था कि नहीं निकाला था। मैं आपसे सिंपल तरीके से बोलता हूं, मेरे को 2 का टेबल आता है, मैं उसी की रिवीजन करता रहूंगा तो मेरी वैल्यू एडिशन नहीं होगी। मुझे अगर 9 का टेबल नहीं आता है तो मुझे 2 का रिवाइज करना चाहिए और 9 को बार बार रिवाइज करना चाहिए। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप स्टडी करते हैं तो जहां पर आप गलतियां करते हैं आप उनको लिख लें कि मैं यहां गलतियां करता हूं। जहां गलतियां करते हैं अगली बार जब रिवीजन करते हैं तो उन गलतियों को जरूर देख के जाएं। गारंटी है आप दोबारा गलती नहीं करेंगे।
लेकिन अक्सर हम गलती पकड़ तो लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये वैसे ही है जैसे आपने बड़ी मुश्किल से मछली को फंसाया, जाल डाल के मछली को फंसाया, जब निकल कर आई तुमने उसे देखा कि यार बड़ा मुश्किल हुआ तेरे को ढूंढना, और साथ में छोड़ दिया पानी में, कोई पर्पस ही हल नहीं हुआ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मिस्टेक्स को जरूर आइडेंटिफाई करें। अपने पास हम जब पढ़ते थे तो एक कॉपी में ना डायरी बना रखी थी, मैं उस डायरी में लिखता रहता था कि मैंने इस चैप्टर के ये क्वेश्चन रिवाइज किए, और जिन जिन में प्रॉब्लम आई मैंने लिख दिया इस सवाल में मुझे ये प्रॉब्लम आई, इस सवाल में मुझे ये प्रॉब्लम आई। तो जब मैं सेकंड टाइम रिवीजन करता था तो मैं वो डायरी का पन्ना खोल लेता था कि जब मैंने लास्ट टाइम रिवीजन की थी तो ये सवालों में मुझे दिक्कत आई थी। तो जिन जिन सवालों में मुझे दिक्कत नहीं आई थी मैं उनको करता ही नहीं था अगली रिवीजन में। जिन जिन में दिक्कत आई कई बार तो ऐसा होता था देखकर ही याद आ जाता था कि हाँ भैया ये जो लिखा हुआ है ये दिक्कत मुझे पता चल गई कौन सी है, मैं उन्हें भी छोड़ देता था कि देख लिया ना, गलती पता चल गई, ये मैं करता था अब नहीं करनी है। और जो और एडिशनल क्वेश्चंस होते थे मैं उन क्वेश्चंस को करता था। मान लो फर्स्ट रिवीजन में मैंने 20% 30% क्वेश्चन हाथ से किए, तो अगली रिवीजन के अंदर मैं प्रयास करता था कि उन 30% के अलावा 30% क्वेश्चंस हो, और वही क्वेश्चंस दोबारा करता था जहां पर मुझे लगता था कि वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है। दिस इज द रियल वे ऑफ स्टडिंग अकाउंटेंसी। एंड नंबर 2, आप में से कुछ बच्चे ऑडिट टेक्निक से पढ़ते हैं, मतलब अपनी क्लासवर्क कॉपी को खोला और उसे देखते गए, अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ ओके, अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ ओके। इस तरह से अकाउंट्स नहीं पढ़ा जाता, इससे आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं होती है, क्योंकि आपका माइंड सोचेगा नहीं ना मुझे अब क्या करना है, तो दिक्कत है। हम जब कॉपी में देख रहे होते हैं तो आपके माइंड को सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि कॉपी से पता चल रहा होता है अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। इसलिए अकाउंटेंसी ऑडिट की तरह नहीं पढ़ी जाएगी कि आप टिक मार्क लगाते जाओ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 30% क्वेश्चन आप पहली बार करो, 30% क्वेश्चन आप दूसरी बार करो, ये जरूरी है आपके लिए। और मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं अकाउंटेंसी इज द मोस्ट सिंपलेस्ट पेपर अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स इन सीए इंटरमीडिएट्स। बाकी सबसे अकाउंटेंसी ज्यादा आसान है, कॉमन सेंस से ऊपर की नहीं है टॉपिक्स इसके अंदर। फिर भी आप लोगों को पढ़ाई करते वक्त कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैंने आपको पहले भी कहा आप मुझे फोन कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपका फोन नहीं मिलता है, मेरा फोन मिलता है लेकिन बेटा सुबह मिलता है और अब से वो शाम को ही मिलेगा। असल में अब मेरी ना क्लास का टाइम चेंज हो रहा है, मेरी क्लास का टाइम हो जाएगा 12:15 से 3:15, यानी इस समय मेरा फोन, इससे 1-1.5 घंटा पहले ही बंद कर दो और इसके बाद भी क्लास के 1-1.5 घंटे बाद आप मुझे शाम 5 बजे भी फोन कर सकते हैं। 5 बजे से शाम 7 बजे तक फोन कर सकते हैं। सुबह आप मुझे 9:45 से लेकर 10:30 या 10:45 तक फोन कर सकते हैं, यानी दिस टाइम माई फोन इज अवेलेबल। ओके, तो अपने पास आप अगर कोई क्वेरी आपको आती है, कोई आप मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो आपको मैंने नंबर लिख कर दे दिया, आप यहां पर फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप में उठाता नहीं हूं, व्हाट्सएप मुझे मत करना, व्हाट्सएप मेरा हैंग रहता है, वो हमेशा ही, मुझे तो लगता है मैं ऐप ही डिलीट कर दूं, मेरा फोन भी उसने हैंग कर दिया आधा। तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। ओके, आपकी इंश्योरेंस कंपनी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की क्लासेस अगले वीक में हो रही हैं। अपने सेंटर से आप उसका टाइमिंग पूछ सकते हैं। कोलकाता में सुबह 9:45 पर है और बाकी जगहों पर 2:45 पर है। इसका मतलब ये कि आप में से जो कोलकाता वाले बच्चे हैं वो मॉर्निंग 9:45 पर आकर क्लास कर सकते हैं, और जो बाकी जगह के बच्चे हैं वो लोग नॉर्मल अपने टाइम पर 2:45 पर आकर क्लास कर सकते हैं। वो क्लासेस पहले आपके मोबाइल फोन पर भी हैं, एलएमएस पर भी हैं, क्योंकि अब आपको एग्जाम की डेट शीट मिल गई होगी और मुझे पता है आप लोगों को चिंता हो गई होगी कि एग्जाम की डेट तो उन्होंने लेट की नहीं है, तो इसलिए इट इज टाइम टू सेव योर टाइम। आप अगर घर पे ही कर लेंगे मोबाइल के ऊपर तो आपको ज्यादा फायदा है उसका, क्योंकि ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। यू कैन आस्क द क्वेरीज ऑन द फोन। ओके, विद ऑल द ब्लेसिंग्स, आप जीवन में बहुत तरक्की करें, आप बहुत अच्छे व्यक्ति बने, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, सुख और समृद्धि आपके साथ रहे।
ये सब मंगल कामनाएं मैं और हमारे यहां पर पूरी टीम आपके लिए सदैव करते रहे हैं और करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट एंड सी यू वेरी सून एज प्रोफेशनल कलीग। बाय बाय।